और कितने रोहित और अनीताओं की बलि तुम्हें चढ़ाऊं। क्यों मेरिट से ज्यादा नंबर लाकर भी मैं कहीं जगह ना पाऊं। साम दाम दंड भेद का लिया है तुमने सहारा। तुम्हारी कुटिलताओं के आगे है हारा श्रम हमारा। जज भी तुमसे डरता है, न्याय नहीं वह करता है। तब फिर किसके आगे मैं अपनी गुहार लगाऊं। और कितने रोहित और अनीताओं की बलि तुम्हें चढ़ाऊं। ये मेरी स्वरचित कविता है जिसे मैंने रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद लिखा था। इसके साथ ही साथ नीट की परीक्षा में मेरिट से ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद बहुजन बच्ची अनीता को जब कहीं जगह ना मिल सकी तो उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। इन दोनों की आत्महत्या से व्यथित होकर मैंने ये कविता लिखी थी, जिसे आप मेरे फेसबुक वॉल पर देख भी सकते हैं और रतन जी ने भी इसे अपनी वॉल पर शेयर किया था। ये 2017 की लिखी हुई कविता है मेरी। जो आज जिस कविता का पाठ मैं आपके आगे करने जा रही हूँ उसका एक छोटा सा संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करती है मेरी ये कविता। तो आज जिस कहानी को मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है घुसपैठिए, और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के दूसरे कहानी संग्रह की पहली कहानी है। और इसी कहानी की तर्ज पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपने कहानी संग्रह का नाम घुसपैठिए दिया है। आइए बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जोहार। मेडिकल कॉलेज के छात्र सुभाष सोनकर की खबर से शहर की दिनचर्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। अखबारों ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था। एक ही साल में यह दूसरी मौत थी मेडिकल कॉलेज में। फाइनल वर्ष की सुजाता की मौत को भी आत्महत्या का केस कहकर रफा दफा कर दिया गया था। किसी ने भी आत्महत्या के कारणों की पड़ताल करना जरूरी नहीं समझा था। लगता था जैसे इस शहर की संवेदनाओं को लकवा मार गया है। दो हत्याओं के बाद भी ये शहर गूंगा ही बना रहा। दो हत्याएं हो गईं और शहर पर किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा होगा तो सिर्फ इनके माता पिता पर, जो अपने बच्चों को ना जाने किन कामनाओं से पढ़ने भेजते हैं। कितने सपने संजोए होते हैं इन्होंने बच्चों के डॉक्टर बनने पर। रोहित वेमुला हालांकि मेडिकल के छात्र नहीं थे, लेकिन वे विज्ञान के छात्र जरूर थे। चांद सितारों से आगे की उनकी दुनिया थी। वे एक वैज्ञानिक बनना चाहते थे। कौन जानता है कि उन्हें यदि उचित मौका दिया जाता तो वे स्टीव हॉकिंस के समकक्ष खड़े हुए नजर आते, लेकिन ऐसा ना हो सका। रोहित ने प्रताड़नाओं से दुखी होकर आत्महत्या कर ली, और यही बात पायल तड़वी के साथ भी हुई। जब ये कहानी घुसपैठिए लिखी गई थी उस वक्त सोशल मीडिया जैसी कोई चीज इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से जो लोग अखबार पढ़ते होंगे सिर्फ वही इस बारे में जान सके होंगे। लेकिन रोहित वेमुला की आत्महत्या और उनके आत्महत्या के कारण जो उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने नोट में लिखे थे, अपनी चिट्ठी में लिखे थे, वे हम पढ़ सकते हैं। वही बात पायल तड़वी के साथ भी थी। उनकी चिट्ठी सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट की गई। तो आज हम जान सके कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी के साथ क्या हुआ। लेकिन ये तो शुरू से होता आया है, और लोगों को जो प्रिंट मीडिया नहीं पढ़ते थे उनको इस बात की खबर भी नहीं होती थी। और दूसरी बात ये कि हम लोग हर चीज का दोषारोपण जातिवाद के ऊपर कर देते हैं। इस तरह के इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स को लेकर क्या कारणों की जांच पड़ताल होनी चाहिए? मुझे लगता है उन कारणों की चर्चा भी यहाँ पर थोड़ी सी होनी चाहिए, जिन्हें मैं एक कागज पर लिख कर लाई हूं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो सके। इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स के लिए जितने दोषी इंस्टीट्यूशंस हैं उससे कहीं ज्यादा दोषी वे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को इस जातीय असमानताओं के बारे में कोई एजुकेशन नहीं देते, ना उनके बारे में बताते हैं, ना ही उनको जानने का कि कोई और मौका प्रस्तुत करते हैं। उनकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि उनके बच्चों को इस बारे में पता ही ना चले कि उनकी जाति क्या है। जाति छुपा छुपा कर जीने से क्या ये समस्या हल हो जाएगी? क्यों जाति छुपाना ही एकमात्र ऐसे लोगों के जीवन का ध्येय बन जाता है? आप किसी तरीके से जाति छुपा भी दें, लेकिन बैकडोर एंट्री से आपको कोई परहेज नहीं होता। जाति भी छुपाते हैं और जाति का सर्टिफिकेट भी बनवाते हैं। ये बिल्कुल लेटरल एंट्री जैसा ही है। तो इसीलिए कम से कम वे लोग लेटरल एंट्री का
विरोध तो बिल्कुल भी ना करें जो खुद भी जाति छुपाकर रहते हैं, लेकिन जाति से मिलने वाले फायदे को लपकने में सबसे आगे रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। राकेश के दफ्तर पहुंचते ही फोन की घंटी बजी थी। रमेश चौधरी का फोन था। उसने कांपती आवाज में कहा था, राकेश साहब, सुभाष सोनकर बलि चढ़ गया है। क्या? राकेश ने लगभग चीखते हुए पूछा। अभी और कितनी हत्याएं होंगी राकेश साहब? रमेश ने अपनी बात जारी रखी थी। आखिर सोनकर का अपराध क्या था? सिर्फ इतना कि माँ बाप उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। रमेश चौधरी का एक एक शब्द गहरी वेदना से बाहर आ रहा था। राकेश कांट की तरह जड़ हो गया था। रमेश चौधरी की भर्राई आवाज जैसे हजारों मील दूर से आ रही थी, जिसे वह ठीक से सुन नहीं पा रहा था। सोनकर की मौत का राकेश को विश्वास ही नहीं हो रहा था। राकेश को लग रहा था जैसे रमेश चौधरी किसी गहरी खाई में खड़ा है, जहां से प्रतिध्वनित होकर आ रही आवाज धीमी हो गई थी, जिसे सुन पाना राकेश के लिए कठिन महसूस हो रहा था। सुभाष सोनकर का उदास चेहरा राकेश की आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसे लगा फोन उसकी पकड़ से फिसल रहा है। उसकी स्मृति में वह दिन दस्तक देने लगा था जब रमेश चौधरी सुभाष सोनकर और उसके मित्रों को लेकर आया था। उस रोज वह दफ्तर से घर जाते ही अखबार लेकर बैठ गया था। रसोई में इंदु की खटर पटर चल रही थी। बच्चे दूसरे कमरे में अपना होमवर्क कर रहे थे। घर का वातावरण शांत था, लेकिन दफ्तर से आते ही अखबार से चिपक जाना इंदु को चिढ़ाने के लिए काफी था। उसने व्यंग्य से पूछा, कहीं जाना है क्या? क्यों नहीं? राकेश हड़बड़ा गया था। कपड़े नहीं बदले? इंदु ने शंका जाहिर की। राकेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। दरअसल वह कुछ बेचैन था। दफ्तर में रमेश चौधरी का फोन आया था। कुछ जरूरी बात करना चाहता था। शाम को घर आएगा। राकेश ने टालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रमेश चौधरी माना ही नहीं था। राकेश ने कहा था, दफ्तर में ही आ जाओ, लेकिन रमेश चौधरी ने कहा था, नहीं, बात कुछ ऐसी ही है जो दफ्तर में नहीं हो सकती। इस वार्तालाप को आप आज के संदर्भों में जोड़कर देखिएगा। आगे जो प्रसंग आने वाला है वह बेहद मार्मिक, सटीक और समसामयिक समय पर बिल्कुल बैठता है। रमेश चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता है। अक्सर किसी न किसी बहाने में राकेश के पास आता ही रहता है। जब भी वह आता है, राकेश अव्यवस्थित हो उठता है। उससे जितना बचने का प्रयास करो वह उतना ही पीछे पड़ता रहता है। रमेश चौधरी के बोलने का अंदाज कुछ ऐसा था कि सामने वाला व्यक्ति सहज नहीं रह पाता था। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम लोगों को सिर्फ बड़े बड़े प्रमोशन चाहिए, वे भी आरक्षण के भरोसे। बच्चों को स्कूल कॉलेज में एडमिशन से कोटे से चाहिए, लेकिन इस कोटे को बचाए रखने के लिए जब कुछ करने की नौबत आती है तो तुम लोगों को जरूरी काम निकल आते हैं या फिर दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती। तब रमेश चौधरी ही बनना पड़ेगा और उसे ही बलि का बकरा बनाओगे। गालियां भी वही खाएगा। देखो साहब, अगर भीड़ का हिस्सा बनने में आप लोगों को खतरा दिखाई देता है तो ऐसी संस्थाओं को चंदा दो जो तुम्हारे हितों के लिए काम करती हैं। तुम लोग इसी तरह उदासीन बने रहे तो वह दिन दूर नहीं जब आरक्षण को ये लोग हजम कर जाएंगे। आज के संदर्भों में ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आज के संदर्भों के हिसाब से सोचकर देखिए। आरक्षण तो है, लेकिन उसका लाभ अब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। सारे सरकारी संस्थानों को प्राइवेट किया जा रहा है, क्योंकि आरक्षण अभी तक प्राइवेट में लागू नहीं हुआ है, सिर्फ सरकारी संस्थानों में ही है। यदि ये सारे संस्थान प्राइवेट हो जाएंगे तो आरक्षण तो अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ जी, बाबा साहब तो नहीं हैं और बाबा साहब के नुमाइंदे बनने का जो ढोंग कर रहे हैं वे भी संसद में पहुंचते ही गीदड़ बनकर उनकी गोद में बैठ जाते हैं जो आरक्षण विरोधी हैं और तरह तरह की नौटंकियां करने में माहिर हैं। 131 सांसद याद आ रहे हैं आपको इसको सुनने के बाद? न्यायाधीशों के फैसले दिलवाएंगे कि अब मेडिकल और इंजीनियरिंग में आरक्षण से दाखिला नहीं मिलेगा। इससे प्रतिभाएं नष्ट होती हैं, जैसे प्रतिभाएं इनकी गुलाम हैं और सिर्फ इनके घरों में ही जन्मती हैं। अरे इतने ही प्रतिभावान थे तो देश की यह हालत कैसे हो गई? इस डायलॉग के हर शब्द में
आज की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, जो आज की सामाजिक संरचना को बिल्कुल उजागर करती है। वही 131 सांसद जिसे चुनकर हम लोग भेजते हैं, लेकिन वहां संसद में जाकर उनकी जुबान नहीं खुलती। नीट की परीक्षाओं में जो अभी आंदोलन हुआ है, जिसे सरकार ने थक हार कर वापिस लिया है, वे क्या था? ओबीसी से ही ओबीसी आरक्षण खत्म करवाने की मुहिम छिड़वाई गई। ऐसे संवादों से राकेश आएं बाएं देखने लगता था, और यदि यह वार्तालाप घर में चल रहा हो तो इंदु को लगता था जैसे अड़ोसी पड़ोसी कान लगाकर सुन रहे हैं। इस वार्तालाप से इंदु ऐसे उखड़ती थी कि कई कई दिन तक घर में गोलीबारी चलती रहती थी। ऐसे में राकेश एक तरफा युद्ध विराम घोषित करके आत्मसमर्पण की मुद्रा अख्तियार कर लेता था। कैसी विडंबना है यह हमारे समाज की पढ़ी लिखी औरतों की। तो अनपढ़ औरतों की क्या बिसात। पढ़ी लिखी औरतें यदि इस तरह से सोचेंगी कि ये सब ना हो, पड़ोसी ना जान ले जाति के बारे में, तो वे घर में क्या सिखाएंगी? जबकि कहा तो ये जाता है कि यदि पुरुष पढ़ता है तो केवल एक व्यक्ति पढ़ता है, और यदि स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। लेकिन यदि शिक्षित औरतें इस तरीके का व्यवहार करेंगी तो वो क्या शिक्षा आगे अपने बच्चों में हस्तांतरण करेंगी? इंदु घुमा फिरा कर यही कहती, तुम चाहे जितने बड़े अफसर बन जाओ, मेल जोल इन लोगों से ही रखोगे जिन्हें ये तमीज भी नहीं कि सोफे पर बैठा कैसे जाता है। तुम्हें इनसे यारी दोस्ती करना है तो घर से बाहर ही रखो। अड़ोस पड़ोस में जो थोड़ी बहुत इज्जत है उसे भी क्यों खत्म करने पर तुले हो? गले में ढोल बांधकर मत घूमो। ये जो सरनेम लगा रखा है यही क्या कम है? कितनी बार कहा है कि इसे बदलकर कुछ अच्छा सा सरनेम लगाओ। बच्चे बड़े हो रहे हैं, इन्हें कितना सहन करना पड़ता है। कल पिंकी की सहेली कह रही थी, रैदास तो जूते बनाता था, तुम लोग भी जूते बनाते हो। पिंकी रोते हुए घर आई थी, मेरा तो जी करता है कि बच्चों को लेकर कहीं चली जाऊं। इंदु की ये तानाकशी राकेश को बौना बना देती थी। वह खुद अपराध बोध से भर जाता था। इंदु ही क्यों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपने जूठन में इस बात का जिक्र किया है कि गाहे बह गाहे चंदा जी भी मौका ढूंढती रहती थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के सरनेम को चेंज कराने का, जबकि वो सरनेम ही उनकी पहचान था। बिना सरनेम के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की पहचान बिल्कुल अधूरी रह जाती। जिस सरनेम की वजह से उन्होंने समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाई, अपना मकाम हासिल किया, उसी सरनेम को बदलने के लिए चंदा जी भी उनसे लड़ती थी। ये एक बेहद दुखद बात है हमारे समाज की महिलाओं की। बस अखबार खोलकर बैठ जाता है। ऐसे में अखबार की सुर्खियां डगमग होकर काले धब्बों में बदल जाती हैं और राकेश को लगता है जैसे वे सुरक्षित है। दरवाजे की घंटी बजने से उसकी विचार तंद्रा टूट गई थी। उसने दरवाजा खोला। रमेश चौधरी ही था, उसके साथ 4 युवा और थे। वे सब अंदर आकर इधर उधर पसर गए थे। राकेश उन्हें गौर से देख रहा था। सभी के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। उदास चेहरों पर भय की परछाइयां दिखाई पड़ रही थी। वे सभी चुप थे। सभी अपने अपने खोल में सिमटे हुए थे। खोल से बाहर आने की छटपटाहट उनके चेहरों से ज्यादा उनकी आंखों में थी। उनकी दशा देखकर राकेश के मन में कई तरह की शंकाएं पनपने लगी थी। रमेश चौधरी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, राकेश साहब, ये है अमरदीप, ये विकास चौधरी, ये नितिन मेश्राम और ये सुभाष सोनकर। ये सभी मेडिकल के छात्र हैं। अमरदीप और नितिन मेश्राम फाइनल वर्ष में हैं और ये दोनों प्रथम वर्ष में हैं। आपसे मिलना चाहते थे। हाँ जरूर, राकेश ने सहज भाव से कहा। अमरदीप हिचकते हुए बोला, सर हम लोग बहुत बड़ी परेशानी में हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अमरदीप पल भर के लिए रुका, खुद को व्यवस्थित करते हुए बोला, मेडिकल कॉलेज के जो हालात हैं उनमें हमारे लिए पढ़ाई जारी रखना दिन प्रतिदिन कठिन हो रहा है। ये साल हमने जिन यातनाओं के साथ गुजारे हैं हम ही जानते हैं। कई बार तो लगता था पढ़ाई छोड़कर वापस लौट जाएं, लेकिन माँ बाप की उम्मीदें रास्ता रोककर मजबूर कर देती हैं। उन सब यातनाओं के साथ पढ़ाई जारी रखना बहुत तकलीफ देह है। एक रोज तो मैंने आत्महत्या तक कर लेने का निश्चय कर लिया था। निराशा और हताशा से लबरेज अमरदीप के शब्दों ने सांझ के धुंधलकों को और अधिक गहरा कर दिया था। अमरदीप के अंतस से गूंजती चीत्कारें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। यहाँ ऐसे माँ बाप का जिक्र है
जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं पाले बैठे रहते हैं, लेकिन समाज में फैली जातीय असमानताओं से उनको दूर रखते हैं। यदि बच्चे इस असमानता को जानेंगे नहीं तो अपने आप को तैयार कैसे करेंगे उससे लड़ने के लिए? ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बच्चे वहाँ से लौटना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप का लगाई हुई पूंजी, उनकी शक्लें उन्हें रोक देती हैं ऐसा करने से। उसका नतीजा क्या होता है? फाइनली बच्चे आत्महत्या के ठानते हैं। कुछ जीवट वाले होते हैं जो जिंदगी से पार पा जाते हैं। पार पाने के बाद उनकी भी यही कवायद रहती है कि किस तरीके से जाति से पीछा छूट जाए। जाति से पीछा छूटना इतना आसान नहीं है, उसे बदलना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। माहौल गमगीन हो गया था। राकेश के हृदय में जैसे कंपन बढ़ गया था। अपने ही अंतर मन की हिलोरों पर तैरता अमरदीप बोला, कल पूरा दिन हॉस्टल के एक कमरे में विकास चौधरी और सुभाष सोनकर को दरवाजा बंद करके पीटा गया। क्यों? क्या रैगिंग चल रही थी? राकेश ने हैरानी से पूछा। रैगिंग होती तो फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों के साथ ऐसा सुलूक होता, लेकिन वहां तो सिर्फ इन दोनों को ही पीटा गया, अमरदीप ने जोर देकर कहा। दलित छात्रों को अलग खड़ा करके अपमानित करना तो रोज का किस्सा है। प्रवेश परीक्षा के प्रतिशत अंक पूछकर थप्पड़ और घूंसों का प्रहार होता है। मानसिक उत्पीड़न तो होता ही है, उसके साथ साथ शारीरिक उत्पीड़न भी होता है। ये सब बातें मेरे लिए एकदम नहीं है। मैंने इतना तो नहीं सोचा था, लेकिन होता ही होगा, तभी तो बच्चे आत्महत्या की तरफ अपना रुख करते हैं। जरा भी विरोध करो किया तो लात पड़ती है। यह 2-4 दिन नहीं, साल के साल चलता है। और ये पिटाई कॉलेज या छात्रावास तक ही सीमित नहीं है। शहर से कॉलेज तक जाने वाली बस में भी पिटाई होती है। कोई एक सीनियर चलती बस में चिल्लाकर कहता है, इस बस में जो भी चमार स्टूडेंट है वह खड़ा हो जाए। फिर उसे धकेलकर पिछली सीटों पर ले जाया जाता है, जहां पहले से बैठे सीनियर लात घूंसों से उसका स्वागत करते हैं। अमरदीप ने हालात का ब्यौरा दिया। यह तो सरासर जुल्म है, राकेश ने उत्तेजित होते हुए कहा। अमरदीप ने राकेश की ओर देखा। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसे ही बस में फाइनल में प्रणव मिश्रा ने चिल्लाकर आवाज लगाई तो उस बस में सुभाष सोनकर था, जो प्रणव की आवाज पर चुपचाप रहा। सोनकर के पास जो छात्र बैठा था उसने इशारे से बता दिया कि सोनकर यहां बैठा है। प्रणव मिश्रा अपनी अवहेलना पर तिलमिला गया। तो मतलब आवाज लगाने पर यदि आप उनकी बात का जवाब नहीं देते तो वे भी उनके लिए घोर अपमान का विषय है। और इसका बदला वो किस तरह चुकाते हैं, प्रसंग में आगे सुनिए। सोनकर के बाल पकड़कर अपनी ओर खींचे। क्यों बे चरमटे, सुनाई नहीं पड़ा हमने क्या कहा था? सोनकर ने अपने बाल छुड़ाने की कोशिश की। मैं चमार नहीं हूं। बालों की पकड़ मजबूत थी। सोनकर करहा उठा। प्रणव मिश्रा का झुन्नाटेदार थप्पड़ सोनकर के गाल पर पड़ा। गाली, चमार हो या सोनकर, ब्राह्मण तो नहीं हो तो सिर्फ कोटे वाले, बस इतना ही काफी है। प्रणव मिश्रा ने सोनकर को लात घूंसों से अधमरा कर दिया। पूरी बस में ठहाके गूंज रहे थे। बाबा साहब के नाम पर गालियां दी जा रही थी। प्रणव मिश्रा के इस शौर्य पर उसे शाबाशियां मिल रही थीं। ये लोग अपना शौर्य ऐसे समूह में ही दिखा पाते हैं जो कमजोर हैं। यदि उस वक्त सुभाष सोनकर ने प्रतिरोध किया होता तो यकीनन वे सभी छात्र मिलकर उसे बुरी तरह पीटते और इतना पीटते कि उसके प्राण पखेरु निकल जाते। और ये शौर्य गाथा थी इन लोगों के लिए। जूठन में आपको वो किस्सा याद है जिसमें एक सांड घुस आता है गांव के अंदर और किसी तगा में ये हिम्मत नहीं होती और सबके सब अपने घरों के ऊपर चढ़ जाते हैं। और तब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के सबसे बड़े भाई उस सांड को एक लाठी के दम पर हाँक देते हैं। तो ये तो इनके शौर्य गाथाएं हैं। अनुष्ठानिक वध करने में इनको बहुत मजा आता है। दशहरे पर रावण का जलना, महिषासुर के मरने पर सिंदूर खेला या रंग खेला, ये सब अनुष्ठानिक वध ही तो है। ये लोग अनुष्ठानिक वध का मातम बनाने के बजाय उल्लास मनाते हैं। क्रूरता की हद है ये। राकेश ने सोनकर की ओर देखा। वह अपराधी की मुद्रा में सिर झुकाए बैठा था। सोनकर के चेहरे पर चोट के निशान और गहरे हो गए थे। रमेश चौधरी भी खामोश था, लेकिन उसके चेहरे की मांसपेशियां कसी हुई थीं। चेहरे का रंग बदल रहा था। रसोई में इंदु की खटर पटर और तेज हो गई थी।
इंदु के खखारने का स्वर राकेश के लिए संकेत था। अजी, आप इन पचड़ों में ना पड़ो। रसोई के कामकाज के दौरान भी इंदु के कान इन लोगों की बातचीत पर ही लगे थे। इंदु का जो नजरिया था वह सामाजिक प्रताड़ना का प्रतिफल था। वह एक सहज जीवन जीना चाहती थी। उसे लगता था राकेश को इन झमेलों से बचना चाहिए। वह इसी कोशिश में लगी रहती थी कि अड़ोस पड़ोस के लोग उसके बारे में न जान पाएं कि वे कौन हैं। उसे यह सब बहुत सुरक्षित लगता था, लेकिन राकेश उनकी व्यथा कथा से विचलित हो गया था। उसे महसूस हो रहा था कि वे सब किसी घने बियाबान जंगल में फंसे हैं। चारों ओर सिर्फ अंधेरा है या कंटीली झाड़ झंखाड़। इंदु रसोई से निकलकर बेडरूम में चली गई थी, जहां बच्चे अपने होमवर्क में मशगूल थे। कुछ ही क्षण बाद राकेश का 8 वर्षीय पुत्र बाहर आया। आदेशात्मक लहजे में राकेश से बोला, पापा मेरा होमवर्क कराओ। हाँ बेटे, बस अभी कराते हैं, 10 मिनट में। जरा राकेश अंकल से बात कर लें, तब तक तुम अपनी ड्राइंग बना लो। राकेश ने उसे बहला फुसलाकर वापस भेज दिया था। राकेश इंदु का इशारा समझ रहा था। इन्हें जल्दी भगाओ, इन झंझटों से अपने आप को दूर रखो। इन झंझटों से यदि आप अपने आप को दूर भी रख लें तो क्या ये बातें होनी बंद हो जाएंगी? इंदु जी जो इस तरह का सोचती हैं कि जात छुपा लेना चाहिए, लेकिन जात छुपा लेने से क्या होता है? क्या वे जानती थीं कि जब हॉस्टल का आवंटन होता है तो वे जाति के आधार पर ही स्टूडेंट्स को आवंटित किए जाते हैं। जैसे ही उनके बच्चे ये बताते कि हम फले हॉस्टल में हैं तो जातिवाद लोग पकड़ लेते कि किस जाति से हैं, और तब जिन बच्चों ने जाति के बारे में कुछ जाना ही नहीं उनके लिए तो ये बहुत असहज क्षण हो जाते। उनकी मौत की जिम्मेदार इंदु जी खुद होती। संस्थान का ढुलमुल रवैया तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे माता पिता भी तो जिम्मेदार हैं। वे भी तो इन कारणों के तहत आते हैं। राकेश कुछ अटपटा सा गया था। रमेश चौधरी ने भी इशारा समझ लिया था। वह सहज बने रहना चाहता था। उसने राकेश को धीरे से कहा, साहब हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस इन लड़कों को कोई रास्ता सुझाइए। डॉक्टर तो इन्हें बनना ही है। राकेश गहरी सोच में था। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि इन हालात में छात्रों को क्या करना चाहिए। नितिन मेश्राम अभी तक चुप था। राकेश को गहरी सोच में डूबा देखकर बोला, हॉस्टल नंबर 1 में कमरा अलॉट हो जाने के बाद भी किसी दलित छात्र को उसमें घुसने नहीं दिया जाता। घूम फिरकर हॉस्टल नंबर 2 में ही दलित छात्रों को रखा जाता है। यही स्थिति गर्ल्स हॉस्टल की भी है। वहां भी सभी दलित लड़कियां एक ही हॉस्टल में रहती हैं। कॉलेज मैनेजमेंट को ये समस्याएं गंभीर नहीं लगती। उन्हें लगता है दलितों के लिए मेडिकल में आना अतिक्रमण करना है। जब उनसे शिकायत करते हैं तो ध्यान ही नहीं देते। नितिन मेश्राम मुखर हो उठा था। इतना ही नहीं, प्रैक्टिकल की परीक्षाओं में भी भेदभाव बढ़ता जाता है। प्रणव मेश्राम मेरे ही बैच में है, न क्लासेस अटेंड करता है न प्रैक्टिकल, फिर भी त्रिवेदी सर उसे ही सबसे ज्यादा अंक देते हैं। अटेंडेंस की भी समस्या नहीं होती, मेश्राम ने कटुता से कहा। यही किस्सा आपको बरला इंटर कॉलेज बरला का भी है, जहां ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को रिटर्न में तो सारे अच्छे नंबर आए, लेकिन प्रैक्टिकल में उनको फेल कर देने की वजह से उनका टोटल रिजल्ट फेल था और वे 12वीं में फेल कर गए थे। कसूर क्या था उनका कि उन्होंने प्रिंसिपल साहब से इस बारे में चर्चा की थी कि उनके जो केमिस्ट्री के टीचर हैं, इस वक्त नाम मुझे याद नहीं आ रहा, केमिस्ट्री के जो टीचर हैं वे उन्हें क्लास से हमेशा किसी ना किसी बहाने प्रैक्टिकल क्लासेस में बाहर भेज दिया करते हैं, और उसका बदला उन्होंने मास्टर साहब ने कैसे लिया था इसका जिक्र जूठन में अच्छे से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने किया है। राकेश की स्मृतियों में अतीत दस्तक देने लगा था। जब वह पहली बार हॉस्टल गया था, उसे जो रूम अलॉट हुआ था उसमें पहले से एक छात्र था जिसने उसे अपने कमरे में घुसने ही नहीं दिया था। उसने साफ मना कर दिया था कि वह किसी भंगी चमार के साथ अपना रूम शेयर नहीं कर सकता। जब उसने हॉस्टल वार्डन से शिकायत की थी तो उसने भी उसकी जाति पूछी थी और उसे एक दलित छात्र के साथ रख दिया था। साथ ही उसे चेतावनी भी दी थी, अपनी औकात में रहो वरना बाहर कर दूंगा। छात्रावास जीवन के दिन बहुत ही पीड़ादायक थे। एक एक दिन जैसे यंत्रणा से गुजर कर पार करना पड़ा था। मेस में भी अलग बैठना पड़ता था। रमेश चौधरी ने राकेश की सोच को झटका दिया। साहब अब आप ही बताइए क्या किया जाए। तुम लोग डीन से मिले? राकेश ने सवाल किया। जी मिले थे। उनका कहना है आरक्षण से आए हो, थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ेगा। सवर्ण छात्रों की ज्यादतियों को वे अनुचित नहीं मानते, क्योंकि नाइंसाफी के खिलाफ ये प्रतिक्रिया है।
आरक्षण के विरोध से उपजा आक्रोश। नितिन ने वितृष्णा से भरकर कहा, यदि अब कोई आपसे ये कहे कि आरक्षण की वजह से आप लोग आए हैं, तब उन्हें बताइएगा कि अब तो आप भी आरक्षण वाले हैं, क्योंकि 10% ब्राह्मण आरक्षण लागू हो चुका है। और उसके अलावा भी आरक्षण क्या है? आरक्षण रिप्रेजेंटेशन है। हजारों वर्षों से जो जातियों को दबाया गया है, उनके रिप्रेजेंटेशन को लेकर आरक्षण है। ये किसी की हकमारी नहीं है। जिनका हक हजारों सालों से मारा गया है, उनको उनका हक वापस देने की एक छोटी सी मुहिम है। डीन ही नहीं, प्रोफेसर भी इस तरह की टिप्पणियां करते हैं और प्रणव मिश्रा जैसे छात्रों को शह देते हैं। अमरदीप ने नितिन मेश्राम की बात का समर्थन किया। सुभाष सुनकर अपने भीतर उठते गुस्से को दबाते हुए बोला, मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई थी, जिसे लेकर पुलिस थाने गया था। रपट लिखाने इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर दिया था। ये तुम लोगों का अंदरूनी मामला है, पुलिस को क्यों घसीटते हो? अब आप ही बताइए, आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? इन स्थितियों में ठीक से पढ़ाई में भी एकाग्र हो पाना मुश्किल हो जाता है। पुलिस का क्या काम है? शांति व्यवस्था बनाए रखना। और ये शांति व्यवस्था किस तरह बनाए रखी जाती है? जाति व्यवस्था को बनाकर, जबकि दलितों की आकांक्षाएं उस शांति को भंग करती हैं। और यही वे भंग की गई शांति है कि पढ़ने के लिए आना अतिक्रमण करना है। रमेश चौधरी ने अखबारों की भी रपट भेजी थी, जिसमें दलित छात्रों के उत्पीड़न को मुख्य मुद्दा बनाया गया था, लेकिन अखबारों ने इसे रैगिंग कहकर छापा। दलित छात्रों के साथ होने वाली ज्यादतियों का कहीं जिक्र तक नहीं था। मतलब छोटी मोटी रैगिंग कहकर इसको रफा दफा करने की कोशिश अखबारों ने भी की। विचार विमर्श के बाद राकेश और रमेश चौधरी डीन से मिलकर समस्या का कोई ना कोई समाधान तलाश करेंगे। जरूरत पड़ी तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलकर बात करेंगे। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर भगवती उपाध्याय से मिलने पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। डीन का कहना था कि आरक्षण से मेडिकल का स्तर गिर रहा है। राकेश ने उन्हें टोकते हुए कहा था, डॉक्टर साहब, हम यहाँ आरक्षण के पक्ष या विपक्ष पर चर्चा करने नहीं, दलित छात्रों की समस्याएं लेकर आए हैं। डीन ने उनकी कोई भी बात सुने बगैर आरक्षण से होने वाले नुकसान पर ही बोल रहे थे। उनकी धारणा थी कि कम योग्यता वाले जब सरकारी हस्तक्षेप से मेडिकल जैसे संस्थानों में घुसपैठ करेंगे तो हालात तो दिन प्रतिदिन खराब होंगे ही। उन छात्रों का क्या दोष है जो अच्छे अंक लेकर पास हुए हैं? राकेश बहस से बचना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, आरक्षण पर हम लोग फिर कभी चर्चा कर लेंगे। अभी तो उन हालात पर कोई समाधान निकालिए जिनकी हमने चर्चा की है। दलित छात्रों का उत्पीड़न रोकिए। देखिए, छोटी मोटी घटनाओं को इतना तूल मत दें। दलित उत्पीड़न जैसा मेरे कॉलेज में कुछ भी नहीं है और मैं इन वाहियात चीजों को नहीं मानता। हमारे घर में तो भंगिन को भी अम्मा कहा जाता है। डीन जैसे अपने आप से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। राकेश और रमेश चौधरी बौखलाकर उठ आए थे। दलित छात्रों का मेडिकल में आना डीन की दृष्टि से एक घुसपैठ थी। इसी को लेकर घुसपैठिए नाम रखा गया है इस कहानी संग्रह का और इस कहानी का भी। रमेश चौधरी ने स्वयं को बहुत मुश्किल से काबू में रखा था, शायद राकेश के कारण। कई दिन वे दोनों अनेक गणमान्य लोगों से मिले, लेकिन सभी जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अनेक दलित अधिकारियों के पास भी वे गए। उनका रवैया भी निराशाजनक ही था। वो कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते थे। उनका कहना था, मामला उठाने से दलित छात्रों का ही नुकसान होगा। मामला उठाने से दलित छात्रों का नुकसान होगा और जब मामला नहीं उठ रहा तब कौन सा भला हो रहा है। आवाज उठाते तो शायद कहीं ना कहीं से इस पर कोई कार्यवाही होती। इसीलिए आंदोलन जो है सड़क पर उतर कर किए जाते हैं। जरा सा आरक्षण का विरोध करने के लिए आपने देखा था किस तरीके से, जब ओबीसी आरक्षण लागू हुआ था 1991-92 में, तब पूरे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र, यूनिवर्सिटी से छात्र एकदम सड़कों पर उतरे हुए थे। राजीव गोस्वामी का आत्महत्या करने का मामला तो आप लोगों को याद ही होगा। वो लोग किस तरीके से सड़कों पर उतर आते हैं और हम एक बड़ी आबादी वाले होकर भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने तक के लिए सड़कों पर आंदोलन करने के लिए नहीं उतर पाते। कितनी दुखद स्थिति है, कितनी बेकार सोच है हम लोगों की।
10-15 दिन के अथक प्रयासों के बाद भी कोई सुख बुगाहट वे पैदा करने में असफल रहे थे। निराश होकर रमेश चौधरी ने कहा था, राकेश साहब, अब तो आपने खुद देख लिया, मैं इन लोगों से क्यों कड़वी बात करता हूं। राकेश भी अधिकारी थे, लेकिन वे छात्रों की मदद करना चाहते थे। सामाजिक उत्तरदायित्व समझकर सरकारी अफसर ऐसे कामों से बचने की कोशिश करते थे। उन्हें डर था कहीं इन हादसों के छींटों में वे भीग न जाएं। उन्हें दलित होने का भय हर वक्त सालता था। उस भय से ऊपर उठने की कोशिश वे कभी करते ही नहीं थे, इसी डर के मारे। दलित मतलब जात छुपा के रहिए, लेकिन बैकडोर से एंट्री तो जरूर चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए, बच्चों को आगे फायदा देना है, लेकिन बच्चों को क्या उस चीज का फायदा मिलेगा कभी। रमेश ने जुलूस निकालने की योजना बना ली थी, तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन अचानक सुभाष सोनकर की आत्महत्या ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। सबसे ज्यादा सदमा पहुंचा था रमेश चौधरी को। इस खबर से वे गुस्से से बिफर पड़ा था। राकेश को जब उसने सोनकर की हत्या का समाचार दिया, उस वक्त वह आपे से बाहर था। सोनकर को पहली ही परीक्षा में फेल कर दिया गया था, क्योंकि उसने प्रणव मिश्रा के खिलाफ पुलिस में नामजद रिपोर्ट लिखाने का दुस्साहस किया था। डीन और अन्य प्रोफेसरों तक शिकायत पहुंचाने की हिमाकत की थी, ये भूल कर कि वह चक्रव्यूह में अकेला फंस गया है। वहां से बाहर आने के लिए उसने कौरवों की कई अक्षौहिणी सेना और अनेक महारथियों से टकराना पड़ेगा। परीक्षा फल का व्यूह भेद कर सोनकर बाहर नहीं आ पाया था। कई महारथियों ने निहत्थे सोनकर की हत्या कर दी थी, जिसे आत्महत्या कहकर प्रचारित किया गया था। तो ये होता है मेडिकल और इंजीनियरिंग का मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ मेडिकल के बारे में ही पढ़ रही हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही कुछ होता होगा, क्योंकि ये बहुत आम सी घटना है वहाँ पर भी दलित छात्रों का आत्महत्या कर लेना। रमेश चौधरी से फोन पर यह समाचार पाकर राकेश भी गहरे अवसाद से भर गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, इतनी कुशाग्र बुद्धि का सोनकर आत्महत्या कर सकता है। मतलब कुशाग्र बुद्धि थे, लेकिन अंत तक आते आते इनकी बुद्धि को काट मार गया और ये ऐसी आत्महत्या जैसी हरकत कर बैठे। फोन पर रमेश की आक्रोशित आवाज सुनकर राकेश की उलझनें और ज्यादा बढ़ गई थी। उसने कांपते हाथ से फोन भी थरथरा गया था। बहुत मुश्किल से राकेश फोन क्रेडिबल रख पाया था। राकेश ने स्वयं को संभालने का प्रयास किया, फिर भी उसे लग रहा था जैसे उसका हृदय डूब रहा है। वह धम्म से कुर्सी में धंस गया। उसके मुंह से अस्फुट शब्द निकले, सोनकर, यह क्यों किया तुमने? यहां पर मेरा भी यही सवाल है पायल तड़वी से। क्यों पायल, तुम क्यों मरी? क्यों तुम्हें जिंदगी नहीं लगी जरूरी? हमारे बच्चों को हम वो बात दे ही नहीं पाते, मेंटल स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, जिसके चलते वे इस प्रेशर को झेलने में नाकाम साबित होते हैं। ना तो अपने माता पिता का वो दिल दुखाना चाहते हैं और ना ही सिस्टम से लड़ने की हिम्मत जुटा पाते हैं। राकेश का मन बुरी तरह उचट गया था। दफ्तर के काम में भी मन नहीं लग रहा था। वह दफ्तर से उठकर जाने ही वाला था, फोन की घंटी बज उठी। रमेश चौधरी का फोन था। धीर गंभीर आवाज में बोल रहा था, राकेश साहब, कल पोस्टमार्टम के बाद सोनकर की लाश का अंतिम संस्कार मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर होगा। आप में साहस हो तो पहुंच जाना। सीधा सीधा चुनौती, क्योंकि वह जानता था कि रमेश चौधरी जानता था कि लोगों में हिम्मत की कमी है। जिस दिन हिम्मत आ जाएगी उस दिन बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। रमेश चौधरी के शब्दों में छिपी आंच को उसने महसूस कर लिया था। वह अभी तक सोनकर की मौत के सदमे से उभर नहीं पाया था कि रमेश चौधरी के इस फैसले ने उसे पशोपेश में डाल दिया था। सोनकर का चेहरा बार बार उसकी आंखों में उतर रहा था। राकेश अपने भीतर उठने वाली बेचैनी को जितना दबाने की कोशिश कर रहा था, वह उतनी ही तीव्रता से बढ़ रही थी। वह फिर से कुर्सी पर बैठ गया था। सोनकर का चेहरा उसे उद्वेलित कर रहा था। सोनकर की जद्दोजहद राकेश की अपनी पीड़ा बन गई थी, क्योंकि सोनकर की ही तरह राकेश जी भी मेडिकल छात्र थे और उनके साथ भी हॉस्टल में ये सब बातें होती रहती थी। सोनकर की पीड़ा से आज उनकी पीड़ा जुड़ गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और झटके से उठ खड़ा हो गया। उसने तय कर लिया था कि वह सोनकर की
अंतिम यात्रा में शामिल ही नहीं होगा उसे कंधा भी देगा। हंस मई 2000। हमारे बच्चे जो मानसिक रूप से इतने सबल नहीं हो पाते, रोहित वेमुला उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे कुशाग्र बुद्धि थे, चांद सितारों तक पहुंचना चाहते थे, उनकी दुनिया आसमां से आगे की थी। एक साइंटिस्ट बनना चाहते थे। वे विज्ञान के छात्र थे, मेडिकल के छात्र नहीं थे, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। लेकिन यदि उनको मौका मिलता तो वो ज़रूर बड़ा नाम करते। उन्हें तो अमर होना ही था। मेरा मन इतना व्यथित था उनकी आत्महत्या से कि मैंने जो पोएम सुनाने जा रही हूँ कि रोहित मरा नहीं, वह आज भी जिंदा है मुद्दों में। तुम्हें तो अमर होना ही था रोहित, ऐसे या वैसे कैसे भी, पर तुम्हारे अमर होने का यह तरीका मुझे ना भाता है। ऐसा दुखदाई अमरत्व क्यों हर बार हमारे ही हिस्से में आता है, जिसका लाभ उठाकर एक खास तबका संसाधनों पर काबिज होता जाता है। ये मैंने लिखी थी 16 जनवरी 2019 को रोहित वेमुला की याद में। तो आज का एपिसोड आज की कथा यहाँ समाप्त होती है। अगली कथा में आपसे फिर मुलाकात होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कथा के माध्यम से उठाए गए सामाजिक संदर्भों पर और कारणों पर अपनी टिप्पणी बेबाक रखें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।